ओके बच्चा पार्टी, तो बिना देर किए जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके ये जितने भी नोट्स का पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लो और इस वीडियो में इस पीडीएफ के साथ बैठो जिससे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर समझ में आए। ओके, तो जल्दी से अब हम डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। यस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद योर नोट्स। सो बच्चों, आज हमारा टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आपने देख लिया है थंबनेल में से मोशन। अब मोशन में यहाँ पे मोशन समझने से पहले रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये इतनी बड़ी बड़ी टर्म समझने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब आप कहेंगे कि दीदी रेफरेंस पॉइंट क्या चीज़ है और ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारी तो बुक में भी इसका कोई मतलब बिल्कुल है नहीं, कहीं मिलेगा नहीं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो बट आपको मोशन या फिर रेस्ट की असली जो डेफिनेशन होती है उसे समझने के लिए ज़रूरी है पहले आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली आपको पता है रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ फिक्स पॉइंट अकॉर्डिंग टू विच पोजीशन एंड मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके हिसाब से हमारा एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट हम कह सकते हैं जिसके हिसाब से बाकी किसी अदर ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट डिफाइन होता है। मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से ये अदर चीज़ मोशन में है, ठीक है, या फिर रेस्ट में है। ये हमें पता चलता है कि इस फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से, अगर इस फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से ये चीज़ मूव कर रही है तो उस चीज़ को हम कहेंगे मोशन में है, और इस फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से अगर ये चीज़ मूव नहीं कर रही तो हम कहेंगे ये चीज़ मोशन में नहीं है। लाइक अगर आप देखें कि आप एक रूम में बैठे हैं और आपके पास एक चेयर है, उस चेयर पे आप बैठे हुए हैं और उस चेयर को मैंने माना है रेफरेंस पॉइंट। तो चेयर रेस्ट में है और चेयर के हिसाब से आप भी चेयर से ना दूर जा रहे हैं, ना ही उससे कोई मूवमेंट कर रहे हैं। तो आप चेयर से मूवमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इससे क्या मतलब पता चलता है? इससे पता चलता है कि आप मूव ही नहीं कर रहे हैं। अगर चेयर के हिसाब से आप मूवमेंट ही नहीं करेंगे, ठीक है, जहाँ चेयर रखी है वहीं आप बैठे हैं, अगर आप मूव ही नहीं करेंगे तो हम क्या कहेंगे? आप किस पोजीशन में हो? आप रेस्ट पोजीशन में हो। ठीक है, आप मूव नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट पोजीशन में हो। बट फिर मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट देती हूँ कि नहीं, आप रेस्ट पोजीशन में नहीं हो, आप बिल्कुल मूव कर रहे हो, डेली मूव कर रहे हो। ठीक है, सो यू विल आस्क वाई। ठीक है, आपने ऐसा आर्ग्यूमेंट क्यों दिया? सो इसका आर्ग्यूमेंट इस बेसिस पे है कि मैं आपको सन के रेफरेंस पॉइंट से देख रही हूँ, जहाँ से सन की पोजीशन है। इन हाइपोथेटिकली मान लिया मैंने कि मैं सन की पोजीशन के पास आसपास वाली जगह पे खड़ी हूँ। ठीक है, और मैं वहाँ से आपकी पोजीशन को ऑब्जर्व कर रही हूँ और उस पोजीशन से, या आप ये समझ लो अर्थ के बाहर की पोजीशन से। ठीक है, तो सन को मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया और अर्थ के बाहर की पोजीशन से आप मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ नहीं, आप मोशन में हो, आप रेस्ट में नहीं हो। बट यू आर सेइंग कि आप बैठे हुए हो, आप तो बिल्कुल हिले नहीं अपनी जगह से, आप जिस चेयर में बैठे थे उसी चेयर में आप बैठे हुए हो। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपका और मेरा आर्ग्यूमेंट दोनों डिफरेंट है। आपके हिसाब से आप रेस्ट में हो, मेरे हिसाब से आप मोशन में हो, बट ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, इसमें से एक चीज़ गलत हो सकती है, इसमें एक चीज़ सही हो सकती है। बट अगर मैं कहूँ ये दोनों चीज़ें ही सही हैं, आप रेस्ट में भी हो, आप मोशन में भी हो, दोनों। ठीक है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप जिस चेयर पे बैठे हो, ठीक है, अगर मैं आपकी जगह पे आ जाती जहाँ पे आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप अपनी चेयर पे बैठे हो, आप वहाँ से मूव नहीं कर रहे, आपने अपनी पोजीशन चेंज कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। टाइम बीतता गया, आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बैठे हुए हो उसी जगह पे, आपने पोजीशन चेंज ही नहीं करी। ठीक है, तो आप रेस्ट में हो। ठीक है, गुड, आप रेस्ट में हो, ये बिल्कुल सही बात है। बट अगर आप मेरे रेफरेंस पॉइंट से देखोगे जो कि अर्थ के बाहर से है, सन से है, ठीक है, तो सन से पूरी अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, तो अर्थ पे रखी हुई सारी चीज़ें मूव कर रही है सन के अराउंड, और उस अर्थ में कौन आता है? आप और आपकी चेयर भी आती है। तो आप और आपकी चेयर दोनों के दोनों मूव कर रहे हो, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो अराउंड द सन। तो आप, मेरे हिसाब से आप मूव कर रहे हो और आपके हिसाब से आप रेस्ट में हो, तो मेरे हिसाब से आप मोशन में हो।
सो इसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो फिजिक्स में जब भी हम किसी मोशन को ये बताते हैं, जब भी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, उसे मोशन या रेस्ट डिक्लेयर करने से पहले हम उसका रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और ये रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम आप आगे की क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे। अभी आपको एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए ये रेफरेंस पॉइंट क्या चीज़ है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब है एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके हिसाब से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है या नहीं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हमेशा एक होता है और फिक्स्ड होता है, वो अपनी जगह पर रहता है, वो मूव नहीं करता, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा जो मूवमेंट है वो दोनों, जो हमारा रेस्ट और मोशन है, दोनों रिलेटिव है। आप एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकते हो और मोशन में भी हो सकते हो, बट रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट है। बट ये चीज़ बड़ी गड़बड़ हो गई कि आप एक ही टाइम पर मोशन पे भी होगे और रेस्ट में भी होगे, ऐसे तो बड़ी गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मैं मोशन में हूँ या रेस्ट में हूँ? इसीलिए हम क्या करते हैं फिजिक्स में कि रेफरेंस पॉइंट को हमेशा फिक्स्ड रखते हैं, रेफरेंस पॉइंट को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज होगा तो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी और बहुत सारी गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा एक फिक्स्ड रहता है। सो इसके हिसाब से हमारी मोशन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मोशन का मतलब है कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट की रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो मोशन कर रहा है, वो मोशन में है, ठीक है। और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, फिक्स पॉइंट के हिसाब से आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो आप रेस्ट में हो। तो इसके हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं इन 3 इमेजेस से। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बस का एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 रेफरेंस पॉइंट है। एक रेफरेंस पॉइंट है बस के अंदर का और वो है आपका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। आपका रेफरेंस पॉइंट जो कि बुक पढ़ रहा है और आपके आसपास बैठे हुए लोग बिल्कुल रेस्ट में हैं, वो सब के सब बैठे हुए हैं, क्योंकि आप भी बैठे हो और वो भी बैठे हुए हैं, एंड नोबडी इज़ मूविंग, कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। और बस में आप आराम से जा रहे हो कुल्लू मनाली। एंड देन दूसरा रेफरेंस पॉइंट आता है हमारे इन महाशय का, जिनकी बस छूट गई है और वो देख रहे हैं कि भाई बस निकल गई हमारी, और सारे के सारे जो बस है और पैसेंजर है वो सब मूव कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से बस के अंदर के बैठे हुए सारे फेलो पैसेंजर्स सब रेस्ट में हैं, और बाहर की जितनी भी चीज़ें, अगर आप विंडो के बाहर देखो, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, और विंडो के बाहर देखने पे जितना बढ़िया मौसम है उतनी बढ़िया तरीके से हमारी स्पीड में चीज़ें पीछे जा रही हैं, ठीक है। तो बस हो गई, ट्री हो गए, और रोडवेज की जितने भी ढाबे हो गए, सब के सब पीछे जा रहे हैं, क्योंकि जितनी तेज़ आपकी बस चलेगी उतनी तेज़ वो चीज़ पीछे जाएगी। तो आपके हिसाब से बस के अंदर के जितने भी लोग हैं वो रेस्ट में हैं, और बस के बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो मोशन में है। बट अगर मैं यहाँ पे ध्यान से, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो ये रेस्ट में है क्योंकि ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, बट आप मोशन में, क्योंकि आपकी बस मूव कर रही है और आप भी उसके अंदर बैठे हो, तो आप भी मूव कर रहे हो, आप भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो। तो बेसिकली ही इज़ राइट, क्योंकि ही इज़ राइट एंड यू आर ऑल्सो राइट, बिकॉज रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे दोनों का डिफरेंट है। आप इसका रेफरेंस पॉइंट है बस के बाहर से, आपका रेफरेंस पॉइंट है बस के अंदर से, ठीक है। सो रेफरेंस पॉइंट हम फिक्स्ड रखते हैं और उसी के हिसाब से हम मोशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आप बस के अंदर बैठे हो तो आपके लिए बस के जितने भी लोग हैं वो सब रेस्ट में हैं, और बस के बाहर की जितनी चीज़ है वो सब मोशन में है। जबकि बस के बाहर खड़ा हुआ इंसान वो अपने आप को रेस्ट में समझेगा और बस और आपको मोशन में समझेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये चीज़ें अपनी प्लेस चेंज कर रही हैं। सो हम रेस्ट की डेफिनेशन इज क्लियर। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज नहीं करता है, किसके हिसाब से? रेफरेंस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से, देन हम उसको कहेंगे कि वो रेस्ट में है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए एक साइक्लिस्ट को ले लिया और ये उसका साइकिल ट्रैक है और उसको ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचना है। अब भाई इसे यहाँ तक पहुंचने का तो प्राइज़ मिलेगा, ठीक है, बट आपको इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या मिलेगी? नॉलेज मिलेगी। किसकी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। चलो देखते हैं क्या है। अब हमारा पॉइंट ए है और हमारा पॉइंट बी है। जो ए पॉइंट है उसको हम कहेंगे क्या? इनिशियल पॉइंट। क्या कहेंगे हम उसको?
इनिशियल पॉइंट, और जो हमारा बी है उसको हम कहेंगे क्या, फाइनल पॉइंट। ठीक है, सो इनिशियल पॉइंट ए है, वहाँ से जर्नी शुरू हुई है, और फाइनल पॉइंट बी है, वहाँ पे जर्नी ख़त्म हुई है। तो बच्चों साफ सीधी बात है, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल में उस आदमी ने कितनी रोड कवर की है, कितना पैडल मार के साइकिल को चलाया है। तो जो एक्चुअल लेंथ कवर की है, जो एक्चुअल पाथ कवर किया है पूरे मोशन के ड्यूरिंग, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से कितना दूर पहुंच पाया है। तो अगर मैं कहूँ कि वो अपनी पोजीशन से जस्ट 1 मीटर दूर पहुंच पाया है, बट उसने 10 मीटर का पूरा रोड कवर किया है, तो ये बिल्कुल सही होगा, इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से जो डिस्टेंस पहुंच पाया है उसमें सिर्फ 1 मीटर की दूरी है, और वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो उन दोनों पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी है। बट जो उसने असल में घूम फिर के वो चक्कर मार के आया है, उसने असल में उस पूरे राउंड में कितनी लेंथ कवर की, वो 10 मीटर कवर की, और वो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब है एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ कवर कर रहा है, ठीक है, और वो ज़रूरी नहीं है कि सबसे शॉर्टेस्ट हो, वो कितनी भी लंबी हो सकती है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अगर मैं ये कहूँ कि ए से बी जाने में आप चाहे इस तरीके से जाओ, चाहे आप घूम के जाओ, ठीक है, या चाहे आप किसी भी पोजीशन में जाओ, तो जो भी आपने एक्चुअल लेंथ कवर की है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। जबकि जो आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ का मतलब जो सीधी सीधी जगह है, सीधी बिल्कुल ए से लेकर सीधा बी, बीच में कुछ नहीं, ठीक है, सारे घर तोड़ते हुए, सब चीज़ तोड़ते हुए सीधा ए से लेकर बी तक की जो सबसे छोटी डिस्टेंस है, पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना खिसका है, अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक वो कितना स्लिप हो पाया है, कितना खिसक पाया है, कितना आगे बढ़ पाया है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, लेंथ होती हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की। सो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो डिस्टेंस हमारी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग होता है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है हमें, ये हमें ये नहीं बताती कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है, क्या वो आगे की तरफ मूव कर रहा है या वो अपनी पोजीशन से पीछे की तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है ये हमें नहीं पता। इसलिए ये सिर्फ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। तो जो क्वांटिटी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताती हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसका सिर्फ नंबर, कि वो 10 मीटर वो उसने टोटल साइकिल चलाई 10 मीटर, तो 10 मीटर साइकिल में हमें ये नहीं पता कि उसने कौन सी साइड से चलाई है, कौन सा मोड़ लिया है, क्या डिस्टेंस, क्या मतलब डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने कुल मिला के घूम फिर के जहाँ से भी घूम के आया, वो चाहे आसमान से घूम के आया या भैया कहीं से भी घूम के आया, पेड़ों पे ऊपर से निकल के आया, जहाँ से भी आया, उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर की है वो 10 मीटर है। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसने एक्चुअल में कितना ग्राउंड कवर किया है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी हमें बताते हैं मैग्नीट्यूड, कि उसने मतलब उसके बीच का जो एक्चुअल जो हम कह सकते हैं ग्राउंड की लेंथ है वो कितनी है। अब माना कि वो डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट होती है, पर मैग्नीट्यूड इसमें भी बताया जाता है, इसमें भी है 1 मीटर। बट यहाँ एक और चीज़ आ जाती है कि वो किस डायरेक्शन में है, क्योंकि एक डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड होता है और उससे डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड होता है। अगर आपकी डायरेक्शन चेंज होती है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी हम क्या कहते हैं कि चेंज हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूँ साफ सीधे शब्दों में, तो ऑब्जेक्ट ने अपनी इनिशियल प्लेस से वो कितना दूर जा पाया है,
ठीक है, किस डायरेक्शन में दूर जा पाया है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखूं, वो अपनी प्लेस से राइट डायरेक्शन में 1 मीटर दूर जा पाया है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। बट उसने पता नहीं कौन कौन सी डायरेक्शन ले लेके 10 मीटर की दूरी कवर की है, ये उसकी डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होती है और एक ही डायरेक्शन में होती है। अगर आप यहाँ देखो तो वो सिर्फ अपने सीधे हाथ की साइड है, इधर वो सीधे हाथ की साइड है, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट, जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो उसके सीधे हाथ की साइड है, सीधे हाथ की 1 मीटर पे, ठीक है। अगर वो सीधे हाथ के 1 मीटर पे जाता, अगर यहाँ रोड होती और वो अपने सीधे हाथ की 1 मीटर पे जाता, तो क्या होता, वो इजीली अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाता, उसे 10 मीटर कवर नहीं करना पड़ता। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ रोड नहीं है। बट अगर यहाँ पे कोई रोड होती तो ये उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती, ये उसकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल है, जो कि उसने पता नहीं कहाँ से ली है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारी होती है डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट, और डिस्टेंस में हमारी डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होती। इज़ दैट क्लियर? सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स दे रखे हैं। अब इन पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और उसमें से सबसे पहली बात आ जाती है हमारी डिस्टेंस कैन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये या तो हमेशा या तो ज़ीरो रहेगा। ज़ीरो, जब तक आप रेस्ट में हो तब तक डिस्टेंस ज़ीरो, तब तक डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो, ठीक है। बट जैसे ही आपने मोशन शुरू किया, जैसे ही आपने चलना शुरू किया, एक कदम बढ़ाया, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, 3 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर होगा, ये हमेशा इंक्रीज़ होगा। बट डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो तो हो गई भाई, जब अगर हमारा हम ये बात कहें कि मोशन हुआ ही नहीं है तो ज़ीरो होगा, या एक और केस होता है जिसमें ज़ीरो होता है वो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो दोनों हो सकता है, ठीक। सो हमारा जो डिस्टेंस है टू गिवन पॉइंट्स वो सेम और डिफरेंट हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट, दो जगह के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कितना रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा और सिंगल रहेगा, ओके। सो इसका ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला है, इसका हम एक बार एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव वाली चीज़ है वो क्या है, अच्छे से समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो यहाँ अगर आप देखो तो एक हम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने जर्नी स्टार्ट की है पॉइंट ए से, फिर वो पॉइंट बी पे गया, एंड देन ही गोज़ टू पॉइंट सी। तो पॉइंट ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, बी से सी का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर है, ये 1 मीटर है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ इस वाली पोजीशन में देखूँ तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर ए से बी पे जाता है 1 मीटर और बी से सी पे जाता है 1 + 1 2 मीटर, तो इसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होगा, ए से लेकर सी तक का पॉइंट। क्यों? ए इनिशियल पोजीशन है, सी फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल हमारी ए है एंड फाइनल हमारी सी है। तो इसके बीच का हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो अभी इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 मीटर ही है। तो इस वाले केस में तो जहाँ ऑब्जेक्ट हमारा लीनियर मोशन कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक, और कहीं अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देखिए क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। बट जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, वहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अब हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या हुआ है, सेकंड सिचुएशन में ये हुआ है कि वो ए से बी गया, बी से सी गया, अब उसने डिसाइड किया कि वो वापस जाएगा, और वापस से उसने जो जर्नी स्टार्ट की, जब वो बी से सी गया तब तो उसने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थी दोनों 2 मीटर कवर की। बट जैसे ही उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, वो मुड़ा मतलब 180 डिग्री, मुड़ने का मतलब 180 डिग्री वो पीछे मुड़ गया, बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन ले ली उसने, उल्टी डायरेक्शन। तो अब उसने डायरेक्शन चेंज कर ली और वो वापस बी की तरफ गया। इस केस में डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल किया, चला कितना, भाई चला तो वो हर कंडीशन में चला है, चाहे उसे आगे जाने के लिए चलना पड़े या पीछे जाने के लिए चलना पड़े। अगर चलने को नापोगे तो उसने 1 मीटर ए से बी, 1 मीटर बी से सी एंड 1 मीटर सी से बी, ठीक है। तो
टोटल मिला के उसने 3 मीटर चला वो। बट अगर आप मुझसे पूछोगे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल मतलब ए, और फाइनल क्या हुआ, अब कहाँ है वो, सी पे नहीं है, अब वो बी पे आ गया है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारी 1 मीटर है। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी 1 मीटर। तो आप अगर ध्यान से देखो ये 1 मीटर आया कैसे है, 1 मीटर कैसे आया ये, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि पहले उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, बी से ए से सी का डिस्प्लेसमेंट, और उसने जो पीछे गया है जो वो पीछे मूव किया है, तो पीछे मूव करने का मतलब है उसने 180 टर्न लिया, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया, नेगेटिव डायरेक्शन में सी से बी ट्रेवल किया। अब ए से सी हमारा 2 मीटर था, ठीक है, सी से बी हमारा 1 मीटर था, तो हमारी जो इनिशियल डिस्टेंस रह गई, जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रह गई, वो रह गई 1 मीटर। देखा आपने, यहाँ पे उसके डायरेक्शन चेंज करने से, वापस बी पे आने से जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 1 मीटर रह गई और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस केस में हुआ ये, तो अब हमने क्या किया, अब हमने हमारी थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या किया, जैसे ही वो बी से सी गया, ठीक है, सी से जैसे ही वो बी गया, ठीक, तो उसने उसकी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर रह गई। अब उसने और सोचा और वो वापस से अपनी जो पोजीशन है ए पे चला गया। तो वो वापस से जैसे अपनी पोजीशन ए पे जाएगा, तो बी से लेकर वो कहाँ तक गया है, पोजीशन ए तक, ठीक है, पोजीशन ए तक गया है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस उसने कितनी मूव करी, चला तो वो इस केस में भी ए से बी तक, बी से सी तक 2 मीटर, सी से बी तक 3 मीटर, और बी से ए तक कुल मिला के वो 4 मीटर चला है, ठीक है। तो पहले वो ए से बी गया, फिर वो बी से सी गया, सी से बी आया, और फिर बी से ए आया, तो 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर, टोटल मिला के उसने 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अगर अब इस कंडीशन में मैं देखूं अगर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सो इस कंडीशन में अगर डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस। बट यहाँ तो इनिशियल भी वही है जो फाइनल है, वो तो घूम फिर के वापस से ए पे आ गया, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई, 0 मीटर। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 इस कंडीशन में भी हो सकती है, जबकि डिस्टेंस हमारी 0 सिर्फ रेस्ट की पोजीशन में होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 तब भी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट वापस से घूम के अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इन केस अब ये सोचता है कि ये वापस से अपनी पोजीशन से भी आगे निकल जाएगा, और पोजीशन से आगे निकल के कहाँ तक जाएगा, एक और पॉइंट तक, और उस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं पॉइंट नंबर डी, ठीक है। उस पॉइंट डी तक जाएगा, और ये जो डी है उसका, ये डी उसका 1 मीटर और आगे चला वो, ठीक है। तो ए पोजीशन तक तो उसका जो डिस्टेंस था कितना हो चुका था, वापस से डिस्टेंस 4 मीटर, तो वो डिस्टेंस तो भाई उसने कितना चला आगे, 1 मीटर और चल गया, तो 4 मीटर वापस ए तक प्लस 1 मीटर मोर, 1 मीटर मोर कहाँ के, डी तक, पॉइंट डी तक, तो टोटल 5 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल की, इतना चल गया है वो। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरी कुछ अजीब आ रही है, क्योंकि ए पॉइंट तक, ए से बी, बी से सी और सी से ए, ठीक है, सी से बी और बी से ए आने में उसको जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अभी हमने ए पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 निकाला था, बट वो ए पॉइंट से भी माइनस में चला गया, कहाँ, ए पॉइंट से भी पीछे चला गया, और पीछे चला गया, पीछे तो जा ही रहा था वो, बट वो पीछे से भी पीछे चला गया, और ए पॉइंट अपनी इनिशियल पोजीशन से भी पीछे निकल गया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन में से 1 मीटर माइनस हो जाएगा, और अब उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -1 मीटर। यहाँ माइनस का साइन हमें बताता है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से भी पीछे निकल चुका है, ठीक है।
तो नेगेटिव का मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से भी और पीछे जा चुका है। तो इस एग्जाम्पल से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आज हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन अब हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाय 2 डिफरेंट रूट एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन और टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पे हमारा स्टेशन ए और स्टेशन बी दे रखा है। स्टेशन ए जो है, स्टेशन ए से लेकर बी तक की जो सबसे छोटी और सबसे सीधी डिस्टेंस है वो हमारी 400 मीटर है, किलोमीटर है। ठीक है, जबकि उसकी जो टेढ़ी मेढ़ी जो घूम फिर के जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है हमारी कुछ ये, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमें निकालना है कि अगर हमारी जो ट्रेन है, ठीक, अगर हमारी जो ट्रेन है वो इस पॉइंट से ना होकर, ये सीधे सीधे पॉइंट से ना होकर, मान लिया यहाँ पे हमारे घर है, ठीक है, तो इन सीधे सीधे पॉइंट से ना होकर अगर हमारी ट्रेन इस पॉइंट से जाए तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो निकाल लेते हैं उसकी डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होगी। तो भाई उसकी डिस्टेंस ट्रैवल होगी जितने सारे डिस्टेंसेस का सम होगा, तो इन सारे डिस्टेंसेस का सम निकलता है हमारा 750 किलोमीटर। ए से A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से B। तो इन सारे डिस्टेंसेस का जो हमारा सम है वो निकलता है 750, और ये जो डिस्टेंस है वो उस ट्रेन ने ट्रैवल करनी है ए से लेकर बी तक पहुंचने के लिए। बट अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट इस ट्रेन की क्या है, वो अपनी पोजीशन से कितना दूर मूव कर पाई है, तो वो अपनी पोजीशन से सिर्फ और सिर्फ 400 किलोमीटर मूव कर पाई है। क्यों? क्योंकि 400 किलोमीटर है हमारी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट जो कि था हमारा स्टेशन ए और फाइनल पॉइंट जो कि है हमारा स्टेशन बी। तो इनिशियल से फाइनल के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, अगर उसकी सबसे छोटी डिस्टेंस है वो कितनी है, 400 किलोमीटर। बट बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी घर थे इसलिए वो यहाँ से यहाँ पे मूव नहीं कर पाई, उसे यहाँ से मूव करना पड़ा। तो अगर वो यहाँ से मूव करेगी बड़ी वाली डिस्टेंस से तो उसकी डिस्टेंस निकलेगी 750। बट अगर वो यहाँ से मूव करती तो यहाँ से उसकी डिस्टेंस निकलती 400 किलोमीटर, जो कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कही जाती। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो ये तो था हमारा एंट्री लेवल क्वेश्चन। अब हम आते हैं थोड़े से आगे वाले क्वेश्चंस पे। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट हाफ सर्किल, व्हेन इट कंप्लीट वन फुल सर्किल। और ये क्वेश्चन हमारा समवट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप आराम से कर सकते हो। सो ओ हमने सेंटर माना है और आर इसकी रेडियस है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की जो हमारी डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, सिर्फ डिस्टेंस की, एक बार में एक की बात करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस पूरे फुल सर्किल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई, ए से अगर उसने चलना शुरू किया, ठीक है, ए से उसने चलना शुरू किया और वो चली 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 और उसने ये सिर्फ बाउंड्री कंप्लीट किया, तो एक फुल सर्किल किसके बराबर होता है, उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो एक फुल सर्किल में उसने अपनी सर्कमफ्रेंस, उस सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर की लेंथ ट्रैवल करी। ठीक है, तो हाफ सर्किल में उसके सर्कमफ्रेंस की आधी लेंथ ट्रैवल करेगी। अब यहाँ हमें रेडियस दी होती तो यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर नंबर आ जाता, इतने मीटर या इतने किलोमीटर। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की बात अभी आप सब बच्चे उसमें देखेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, आपके नोट्स में ऑलरेडी ये सोल्यूशन गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फुल सर्किल में, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस, है ना। इनिशियल और फाइनल के बीच की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ए पॉइंट से अगर वापस ए पे आ रहा है तो इनिशियल तो यही है और हमारी फाइनल भी यही है। अगर इनिशियल और फाइनल इक्वल होगी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट फुल सर्किल में,
फुल सर्किल में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और हाफ सर्किल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ। हाफ सर्किल में वो कहाँ तक पहुँच पाएगी। हाफ सर्किल में अगर मैं हाफ सर्किल की बात करूँ, इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन हमारी बी। तो इनिशियल से फाइनल की जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वो क्या है, क्या कहते हैं इसको, डायमीटर। ठीक है, तो जो इनिशियल से फाइनल की सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो उसकी डायमीटर के बराबर होगी और हम इसकी हाफ सर्किल में इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या निकलेगी, 2r, ए से बी तक की डिस्टेंस। सो इसी हिसाब से जल्दी से आप मुझे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके दिखाइए। वहाँ पे एक सोल्यूशन के लिए जगह ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब पार्टिकल है जो कि एक 5 मीटर के सर्किल में घूमता है। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो भी मान लें, तो हमें बताना है उसने 3 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी और कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अगर नहीं आ रहा तो आगे हम मूव करेंगे। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो। ओके एवरीबडी, सो अगर आपने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया है तो वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया। और अगर इन केस नहीं किया कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। तो जल्दी से अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और जिन्होंने कर लिया जल्दी से चेक करेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, सो यहाँ हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब ये परफेक्ट सर्कल तो नहीं होगा भाई, चलिए परफेक्ट सर्कल की बात क्या कहें। सो यहाँ हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल का जो हमारा मिडिल पॉइंट है, सर्कल का जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसको हमने ओ मान लिया है और यहाँ से यहाँ तक की उसकी जो रेडियस है वो 5 मीटर है। ठीक है, अब हमने माना कि इस पॉइंट ए से सर्किल ने मूव करना स्टार्ट किया। किससे, पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए से सर्किल ने मतलब उस पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया और उसने कितनी रेवोल्यूशन ली, उसने 3 रेवोल्यूशन ली। 3 रेवोल्यूशन का मतलब है 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। तो डिस्टेंस अभी हमने निकालना सीखा था कि डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में उसकी कितनी डिस्टेंस निकलती है। तो उसकी डिस्टेंस निकलती है उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर, है ना। तो सर्कमफ्रेंस के बराबर उसकी डिस्टेंस निकलती है। तो 2 रेवोल्यूशन में कितने निकलेगी, तो डिस्टेंस इन 3 रेवोल्यूशन, तो 3 रेवोल्यूशन में निकलेगी 3 टाइम्स 2 पाई आर। तो 1 टाइम में 2 पाई आर थी, तो 3 बारी में 3 टाइम्स 2 पाई आर होगी। इट मीन्स 6 पाई आर। 6 पाई आर सॉल्व कर लेते हैं। 6 पाई आर 6 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारी 5 मीटर। तो यहाँ पे आ गया हमारा 30 इंटू 22/7 और इक्वल्स में आ गया हमारा इस साइड 660/7। सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ जाना चाहिए 94.73। चेक करिए जल्दी से। थोड़ा सा पास थे, 94.73 नहीं 94.28 था हमारा। ठीक है, 94.28 मीटर। सो 94.28 मीटर हमारा क्या निकल गया, डिस्टेंस इन 3 रेवोल्यूशन निकल गई। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 3 रेवोल्यूशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 3 रेवोल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी, उसने कौन से पॉइंट से चलना शुरू किया था उसको मान लेंगे इनिशियल। ठीक है, तो 1 रेवोल्यूशन के बाद वो वापस ए पे आ गया, 2 रेवोल्यूशन के बाद भी वो वापस ए पे आ गया और 3 रेवोल्यूशन के बाद भी वो वापस ए पे आ गया। तो क्या उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिफरेंट थी, नो। तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी, डिफरेंट नहीं थी। तो अगर किसी की इनिशियल और फाइनल सेम होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। सो यहाँ उस पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट तो 0 किया 3 रेवोल्यूशन में, बट डिस्टेंस उसने
0.28 मीटर कवर की। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं जल्दी से। सो अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एच, इट देन रिटर्न टू ग्राउंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है और वो कुछ हाइट तक पहुंचती है, फिर क्या होता है, जैसे मान लिया हमने बॉल फेंकी और बॉल कुछ हाइट तक गई और वापस से नीचे आने लग गई, तो जब वो नीचे ग्राउंड पे वापस आ जाएगी, ठीक है, हमारे फेंकने के बाद और वापस जब नीचे आ जाएगी, तो हमें उस पूरी जर्नी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये निकालना है और कितना डिस्प्लेसमेंट किया ये निकालना है। तो हमने मान लिया हमने बॉल ऊपर से फेंकी थी कुछ डिस्टेंस तक और इस डिस्टेंस को हमने माना है हाइट एच। ठीक है, हमने क्या माना है इसको, हाइट एच। अब जब बॉल हमारी ऊपर जाएगी तो ऊपर से नीचे भी आएगी, तो ऊपर से नीचे आने में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जितना ऊपर जाने में किया था, तो नीचे आने में भी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h। तो अगर डिस्टेंस निकालो तो डिस्टेंस निकालना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना होगा, डिस्टेंस होगा हमारा ऊपर जाने में जितनी उसने हाइट कवर की h और नीचे आने में कितनी कवर की h, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 2h। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट, बच्चों जल्दी से मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप सबको पता है, यू ऑल नो। जब भी कोई चीज़ की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कहाँ है, सेम लेवल पे, ग्राउंड पे तो वापस आई है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर हमारी सेम है तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। सो इस तरीके से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी तक आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करे, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा और ये नोट्स आपको घर जाके रिवाइज करने हैं, क्योंकि अगर आप डेली रिवाइज करोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। ठीक है, तो मोशन चैप्टर का हमारा अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं अपना यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी इस पार्ट को मैं जल्दी से आउट करूँ, पार्ट 2 को, और आप लोगों को हेल्प करूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, आप डिसलाइक कर सकते हो वीडियो को, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि व्हाट इज़ इसमें क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।